नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज पूरे देश भर में रिपब्लिक डे जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। यहीं पे अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर अन्य अन्य क्षेत्रों में जो है रिपब्लिक डे धूमधाम से मनाया गया। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये आपके माध्यम से मैं देशवासियों को और जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही सुख शांति से हर साल लोग इस त्यौहार को, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, जब आज के दिन हमारा संविधान मिला था, उसको मनाएं। और छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक तमाम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो भी हमारे नेशनल ये त्यौहार होते हैं, इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इन्हें बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं। सर, कल जिस तरह से अल्ताफ बुखारी जी पीएम साहब से मिले, क्या वो मेमोरेंडम दिया, क्या था उस मेमोरेंडम में? देखिए, बुखारी साहब हमेशा से, जब से अपनी पार्टी का गठन हुआ है, तब से कोशिश करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको जो देश का नेतृत्व है उससे अवगत कराया जाए। इसी सिलसिले में वो कल भी परसों शाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लगभग 1 घंटा मिले और तमाम इश्यूज, जिसमें मुख्यतः जो है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात है, जो हमारी पार्टी का एक बेसिक एजेंडा है। जब 8 मार्च को ये पार्टी बनी थी, क्योंकि वो डोगरा राज्य जो हमारा था, जो डोगरों की बनाई हुई रियासत थी, उसको छिन्न भिन्न करके जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वो मंजूर नहीं है किसी भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जो वादा भी है प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, लोकसभा के पटल पर उन्होंने कहा था कि हम स्टेट रिस्टोर करेंगे। हम चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट रिस्टोर की जाए। और उसके साथ साथ जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो बॉर्डर पे फायरिंग के हमारे मुद्दे थे, एलओसी पे रहने वालों के थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बंकर्स और एलओसी पे बंकर्स के मुद्दे थे, यूपीएससी की एज रिलैक्सेशन की बात थी, उसके बाद 4G की सबसे बड़ा समस्या जो थी, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं हाईवे के थे, तमाम जो मेमोरेंडम की शेप में। और एक लीडर की यही पहचान होती है कि वो अपने लोगों की बात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ हैं, पर वो अभी भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, गुरेज करते हैं इस बात से कि अपने लीडर की, अपने लोगों की बात लेके जाएं। क्योंकि जो आज स्थिति है, जो आज वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जो बेशक भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री। और वही उन्होंने वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जब 370 तोड़ी थी, उसके बाद भी, उससे पहले भी, कि मैं जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहता हूँ, जॉब्स देना चाहता हूँ। वो सब कहाँ गए? वो सब चीज़ें कहाँ रह गई? अभी तो 4G के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, जब पूरी दुनिया 5G की बात कर रही है। सो इस सारी सिचुएशन में हम, बुखारी साहब ने ये समझा ज़रूरी कि ये बातें जो हैं देश की जो शीर्षतम नेतृत्व है उनके सामने लेके जानी चाहिए, और वो लेके गए। और मुझे लगता है कि वो बहुत सी उम्मीद है लोगों में जो जगी है उनके मिलने से। सर, जिस तरह से बात की जाए फार्मर्स की, तो फार्मर्स आज रिपब्लिक डे है, तो दिल्ली में आज उनकी ट्रैक्टर रैली है। क्या कहना चाहेंगे कि उनके जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन हैं, और क्यों अभी तक उनकी डिमांड्स को सुना नहीं जा रहा? देखिए, हम चाहते थे, हमारा भी पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है कि जो फार्मर्स की डिमांड्स हैं वो उन पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों अभी तक सरकार जो है डायरेक्टली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इसमें खुद से इनिशिएटिव लेते तो बहुत देर का ये मसला हल हो चुका होता। पर अब जिस तरह से बातें चल रही हैं, मुझे लगता है, और फार्मर्स भी अपनी मांग पे अड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे भी, मुझे लगता है दोनों तरफों को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, सरकार को भी और फार्मर्स को भी। तभी एक बीच का रास्ता जो निकल के आएगा, जिससे ये जो ये विवाद बना हुआ है, कहीं ना कहीं इससे सबका नुकसान हो रहा है, उसको, उस नुकसान से बाहर निकलने के लिए दोनों पक्षों को लचीलापन दिखाना पड़ेगा, ताकि इसका जो मसला है वो हल हो सके। सर, जिस तरह से बात की जाए 370 और 35 से जम्मू से हटाया गया, उसी के चलते देखा जा रहा है कि आजकल जम्मू में चोरियां, मर्डर केस या फिर किडनैपिंग के केस जो हैं वो काफ़ी सामने आ रहे हैं। क्या ये सही था कि 370 और 35 को जम्मू से हटाना? देखिए, 370 और 35A को हटाने का फैसला सरकार का था। हमारा ये मानना है कि हमको सेफगार्ड जो हैं, उनके हटने की सूरत में भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां 370 और 35 नहीं है, पर वहां के लोगों की जो सेफगार्ड हैं, ज़मीन की सेफगार्ड है, कौन ज़मीन खरीद सकता है, कौन वहां नौकरी पा सकता है, डोमिसाइल लॉज वहां स्ट्रांग है। चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की जो एथनिसिटी है,
जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ का डोगरा कल्चर है, जो आगे ही डाइल्यूट हो चुका है इतने सालों में मिलिटेंसी की वजह से। बाहर से हर डिस्ट्रिक्ट से आके लोग जम्मू में बसे हैं, बाहर से भी लोग आके जम्मू में रह रहे हैं। तो जम्मू ने ऑनस्लॉट झेला है इतने सालों का। सो ये कोई देशद्रोही बात नहीं है कि अगर जम्मू के लोग अपनी ज़मीन और अपनी नौकरियों की हिफाजत चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। आज हमारे बच्चों की भविष्य में है क्या? बिजनेस सेक्टर यहाँ डेवलप नहीं कर पाया इतने सालों में। एक देश का कोना है, आपने बेशक पैकेज टाइम टू टाइम दिए गए, पर उनमें उनका नतीजे से इतनी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर की नहीं हो पाई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब नहीं है, बिजनेस सेक्टर में जॉब नहीं है, तो आज आके उम्मीद लोगों को सरकारी नौकरियों से है, आर्मी से है, पुलिस से है, जहां भर्तियां होती है। तो अगर उसमें हम अपना हिस्सा मांगते हैं तो मुझे लगता है वो कई देशद्रोही होने की बात नहीं, वो हमारी जायज़ मांग है। तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इतनी मिलिटेंसी के बाद भी जो वायलेंस का लेवल था, वो हमेशा जो क्राइम का लेवल था वो कम रहा। और चूंकि उसमें कहीं ना कहीं एक डेटरेंट जरूर थी ये चीजें, कि जो बाहर के लोग यहाँ बस नहीं पाते थे और वो अपना कहीं ना कहीं उनको लगता था कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो यहाँ उसका हमको यहाँ से बाहर वापस जाना पड़ेगा। पर आज वो माहौल जो है, जो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने आप में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं पूरे दावे से तो नहीं कह सकता, पर जिस तरह से चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, कई पुलिस के जो हमारे साथी हैं उनसे भी बात होती है, तो क्राइम का ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं उसके पीछे ये कारण भी हो सकता है। सर, आपने जॉब्स की बात की, यहीं पे अगर बात की जाए यूथ की, तो यूथ जो है अभी सफ़र कर रहा है कि जॉब्स नहीं मिल रही है। यहीं पे अगर बात की जाए, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने जॉब्स का वादा किया, फिर जो गवर्नर थे उन्होंने जॉब्स का वादा किया, लेकिन अब जो गवर्नर आए इन्होंने भी जॉब का वादा किया। तो कहाँ कमी लगती है कि जॉब्स का वादा किया जाता है लेकिन जॉब जो है नहीं दी जाती? देखिए, कथनी और करनी में सरकार की बहुत फर्क है, और इसीलिए जो मेमोरेंडम बुखारी साहब ने दिया है उसमें जो दूसरे नंबर की पॉइंट है स्टेटहुड के बाद, वो नौकरियों का है। क्योंकि हम समझते हैं कि आज का युवा जो है, खासकर कोविड के आने के बाद बहुत सारी बेरोजगारी जो है बढ़ गई है। जीडीपी हमारी मुल्क की फॉल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर लोगों को निकाल रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जो है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे है। और वो जॉब क्रिएशन मुझे लगता नहीं, जब से 370 टूटा या जब से बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरी, इसके अब 4 या 5 साल होने को हैं, उसमें जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। और जॉब्स क्रिएट ना होने की वजह से, और जो हुई भी, जैसे जेके बैंक का हमने देखा, लिस्टें बनी, फिर वो स्क्रैप हो गई, और तमाम तरह की जो दिक्कतें लोगों को, नौजवानों को खासकर आ रही है। और मुझे लगता है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और इस पे संवेदनशील होना पड़ेगा हर सरकार को, चाहे वो कोई भी गवर्नर हो, उनको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। और आज अगर आपने मिलिटेंसी पे कंट्रोल कश्मीर में भी पाया है, जम्मू के युवा जो है मिलिटेंसी में कभी गए नहीं, आपको उनको दोनों को एक नज़र से देख के कहीं ना कहीं उनके लिए ऑल्टरनेटिव जॉब जो है उसका प्रोविजन करना पड़ेगा, ताकि ये लोग अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित देख सके। सर, अब जिस तरह से इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अगर अपनी पार्टी पावर में आती है, सबसे पहला कार्य क्या रहेगा अपनी पार्टी का? देखिए, सबसे पहला तो हमारा मुद्दा स्टेटहुड का है, कि हम जम्मू कश्मीर को, उसका स्टेट जो है, जो हमारा एक डोगरा रियासत थी और उसको छीन लिया गया, वो स्टेटहुड वापस मिले। जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार हो जो लोगों की भलाई की काम करे, और उन कामों में तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, पर सबसे पहला उसमें हमारा रोजगार रहेगा कि कैसे जॉब क्रिएशन हो सकती है, कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ पे इतनी देर से हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT हैं, IIM हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं सेमी गवर्नमेंट हैं, उसमें कैसे प्रावधान हो, कैसे जम्मू के और कश्मीर के जो लोकल यूथ हैं वो पहले एडजस्ट हो। और उसके बाद जैसे लैंड का डोमिसाइल है, उसको भी हम, लैंड लॉज को भी कोशिश करेंगे कि वो जम्मू की, कश्मीर की ज़मीन जो है यहाँ के बाशिंदों के लिए रहे। ये हम पहाड़ी इलाका है, ज़मीन कम है लोगों के पास, अधिक पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियाँ नाले हैं, जो ज़मीन जो थोड़ी सी है उसको बचाया जाए अपने लोगों के लिए। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एजुकेशन की पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो तमाम सारी चीज़ें जो है, एक गुड गवर्नेंस जो है, जो लोगों तक इंसाफ पहुँचे, लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ऐसा एक माहौल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाने की कोशिश। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से बात की जाए, ऑल कैजुअल लेबर्स जो हैं वो रोडों पर हैं, PHE डेली वेजर्स रोडों पर हैं, PDD डेली वेजर्स रोडों पर हैं, रबरे खेल, रबरे जंगलात जो हैं वो रोडों पर हैं, तो अपनी पार्टी किस तरह से इनके साथ देगी? क्योंकि देखा गया कि अभी ये अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी पार्टी जो है इनके साथ नहीं है। इस समय घरों में तो खाली बीजेपी वाले हैं, जी। बाकी सब रोडों पे हैं।
चाहे आप डेली वेजेस की बात करें, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे कश्मीरी पंडितों की बात करें, आज 6 महीने से वो 34 फैमिलीज प्रेस क्लब के बाहर बैठी हैं जिनको कोई सुन नहीं रहा है, जिनको नौकरियां देने के बावजूद नौकरियां नहीं मिली, उनको वहां से वो जाना चाहते हैं कश्मीर, वो 34 परिवार उनको ही लेके नहीं जाना चाहते। तो आज आप देख रहे हैं जिस तरह से पिछली सरकार में मुझे लगता है जब एक फैसला लिया गया था कि ये जो डेली वेजर हैं इनको रेगुलराइज किया जाए, और उसके बाद उसको फैसले को रद्द किया गया, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की मुहिम चल रही है, और ऑलमोस्ट वो हो चुका है। और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सड़कों पे हैं, पीएचई वाले सड़कों पे हैं, सोशल वेलफेयर वाले सड़कों पे हैं, तो रेवरे खेल वाले रो रहे हैं। उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं कि उनके अपने जीवन, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए अपना जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की वजह से संवेदनशीलता की कमी है। एक जो इंसानी इखलाक और एक जो सोच होती है वो मुझे लगता है बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स में है, और वो सेंसिटिव नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों की नीड्स को लेके। और यहाँ जितनी जल्दी एक चुनी हुई सरकार आएगी, एक अकाउंटेबल सरकार आएगी, क्योंकि अफसर तो एक दफ़ा एग्ज़ाम पास किया तो ज़िंदगी भर के लिए रिटायरमेंट तक के लिए लग गए, पर अकाउंटेबिलिटी उस नुमाइंदगी की होती है जो 5 साल के लिए चुन के आता है। उसको ये डर होता है कि मुझे जवाबदेही है, अगर मैं काम नहीं करूंगा लोगों के, 5 साल बाद मैं चुना नहीं जाऊंगा, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो। तो मुझे लगता है कि इसकी डीडीसी इलेक्शन वेलकम है, अगर ये डीडीसी को एम्पावर करेंगे, उनको पैसे देंगे। आज हमने देखा, कल भी आपने शायद अखबारों में देखा होगा, ये जो माइनिंग वाले हैं, सरपंच बोल रहे हैं हमारे पास तो कोई इन्होंने पावर एलोकेट ही नहीं करी, ना पैसे दी, तो हम कहाँ से इसमें इंटरवीन करेंगे। तो लोग परेशान हैं, 2000 की बजरी की ट्रॉली 20-20 हज़ार पे लेने को मजबूर है। तो ये सारी चीज़ें तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसके लिए संवेदनशील, हम एलजी साहब को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप थोड़ी संवेदनशीलता बातों में ना दिखा के ज़मीनी स्तर पर दिखाइए, ताकि लोगों को महसूस हो कि यहाँ कोई सरकार है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी अपनी पार्टी से, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कल अल्ताफ बुखारी जी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले, और उनका साफ तौर पे कहना है जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया है उस पर स्टेटहुड की बात जो है वो की गई है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे स्टेटहुड वापस मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें आप जर्नी लाइन के साथ।